हेलो, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। मैं आपको NCERT की श्रृंखलाएं पढ़ा रहा हूं, जिसमें ये ज्योग्राफी का जलवायु का पार्ट 1 है। इसके बाद ये वाइट बोर्ड पे बनेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जलवायु जलवायु क्या है, पहले तो ये समझना होगा कि जलवायु क्या कहते हैं, किसे कहते हैं जलवायु। तो NCERT जो कहता है मौसम, जलवायु, ये सब शब्दों की व्याख्या कैसे करेंगे, पहले इसकी व्याख्या करते हैं। जलवायु जो शब्द होता है, ये जलवायु ये दीर्घकालिक मौसमिक दशाओं को कहते हैं। 50 या 50 से अधिक जो जलवायु दशाएं होती हैं किसी क्षेत्र की, 50 या 50 वर्ष से अधिक किसी क्षेत्र की जलवायुविक दशाएं या कहूँ वायुमंडलीय दशाएं जो हैं वो जलवायु कहलाती है। जबकि एक शब्द आता है मौसम। मौसम एक क्षणिक होता है। एक वर्ष के भीतर या अल्प समय के भीतर समस्त जलवायु दशाओं को ही मौसम कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जलवायु वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। यहाँ पे देखिए क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे मौसमी दशाओं से है। मौसम जल्दी बदलता है, जैसे एक दिन या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु परिवर्तन में 50 या 50 से अधिक वर्ष लगते हैं। ये बात मुख्य है। यहाँ से आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि मानसून शब्द जो है वो कहाँ से है। मानसून शब्द अरबी शब्द है, आपको पता ही है। मानसून से हमारा अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु दशाएं उष्ण मानसूनी हैं, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। भारत की जो मानसूनी दशाएं हैं दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी है। आपको मैप देख के ही पता चलेगा। आगे वाली कक्षा में मैं मैप से बता रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। कैसे ये बात मैं समझा रहा हूँ, कैसे दक्षिणी पश्चिमी है। मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता, ये टॉपिक बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको जब आप जलवायु के बारे में लिखने लगिएगा, आप विविधता के बारे में लिखेंगे, तो ये टॉपिक आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता का बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता से इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु, उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु अलग है। आप अभी आगे वाली कक्षा में मैं बताऊंगा, आगे वाले बातों में बताएंगे कि किस प्रकार तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून से बारिश होता है, यानी ठंडियों में बरसात होती है, जबकि केरल में जून में गर्मियों में बरसात होती है। यानी केरल से भारतीय मानसून है वो केरल से स्टार्ट होती है। जब केरल तट पर दक्षिणी पूर्वी हवाएं टकराती हैं, जलवायु हवाएं टकराती हैं, तो मानसून का स्टार्टिंग होता है। उसी प्रकार तमिलनाडु में जब मौसम पूरी तरह बदल जाता है अक्टूबर के बाद तमिलनाडु में बारिश होती है। वो कैसे होता है, अभी आगे वाली कक्षा में इस बात को चर्चा कर रहे हैं। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून इस प्रकार हैं। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय और आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में विभिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो उदाहरण है, आपको लिखते समय जब आप आंसर लिखोगे तो उस समय बहुत अच्छे से काम देने वाला है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल के तापक्रम में कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर जाता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास -45 हो जाता है।
आप देखिए लेह भारत के उत्तर में है, शीत मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल है, कहा नहीं जाता है, शीत मरुस्थल है ही है लेह। और उधर पश्चिमी मानसून यानी राजस्थान का पार्ट जो है वो गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल गर्मियों में 55 डिग्री के पार चला जा रहा है और ठंडा मरुस्थल ठंडियों में -45 तक चला जा रहा है। राजस्थान के चूरू में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों भाई? क्योंकि इनके स्थान जो हैं कोई पर्वत के ऊपर है, या इनके जो देशांतरी अक्षांशीय विस्तार से नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि पर्वतीय भाग हैं, कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है और कहाँ कम बारिश हो रही है, किस प्रकार की जलवायु दशाओं में स्थित है या किस प्रकार पर्वतों के बीच में स्थित है, इस पे डिपेंड करता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि उसी रात में तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान 20 से 22 डिग्री तक रहता है। मतलब देखिएगा कितनी विविधता दिख रही है। उदाहरण की पुष्टि करते हैं, भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाएंगी। उदाहरण के लिए केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है, किंतु थार के मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री है तो रात का तापमान 15 से 20 सेंटीग्रेड होता है। मरुस्थल के बारे में आप पढ़ ही चुके होंगे। वर्षण के आधार पर भी विविधता देखी जाती है, इसके बारे में आप देखिएगा। यहाँ पे वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में भी अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वर्षा 10-80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वर्षा शायद ही वर्ष भर में 9 सेंटीमीटर से अधिक होगी। मतलब 9 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है राजस्थान में। और उधर देखिए चेरापूंजी जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, वहाँ पे 10-80 से ज़्यादा हो रही है। मेघालय की गारो पहाड़ी में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। 10 वर्षों की वर्षा एक दिन में हो जा रही, इतना अंतर पाया जा रहा है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी कम होती है, से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा तट उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे और पाँचवें दिन प्रचंड तूफान और मूसलाधार बारिश होता है। इन्हीं महीनों में 1000 मीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत रहता है। क्यों शांत रहता है भाई? क्योंकि ये वर्षा क्या कहते हैं, पवनाभिमुख क्षेत्र है, वर्षा रहित क्षेत्र होता है। ये जब केरल का तट होता है कुछ इस प्रकार है, जैसे ये केरल का तट है। यहाँ पे पश्चिमी घाट जब आती है ना मानसूनी हवाएं, तो यहाँ से पश्चिमी घाट से टकरा के ये सीधे निकल जाती हैं और ये वर्षा वाले अंधेरा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बदल जाता है। ये तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। लेकिन जब मौसम लौटता है, मानसून लौटता है, तो यही मानसून जो दक्षिण पश्चिमी मानसून थी वो उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु के तट पे टकराती है। और ये पर्वत जो अभी तक वर्षा के लिए वर्षा के लिए छाया का काम करता था, अब यही पर्वत रोक के इनको कस के बारिश करवाता है। इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे ठंडियों में बारिश होती है और पूरे मानसून में ये शांत क्षेत्र बना रहता है। किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में शरद ऋतु में या जाड़ों में आरंभ होती है। वही चीज़ लिख रहे हैं। इन सभी विविधताओं के आधार के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आपको मेंस में लिखने के लिए। मेंस में आंसर आप मॉक आंसर करोगे तो वहाँ पे लिखने के लिए आ जाता है। चलिए सीधे बात करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार जो होता है किसी भी क्षेत्र का, अक्षांशीय स्थिति उसके मानसून को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं दशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं, पिछली क्लास में ही मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था। कर्क रेखा के पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि किन किन राज्यों से गुजरता है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, तथा कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। और मैंने व्हाइट बोर्ड पे 2 साल पहले जो वीडियो बनाया था उससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत के अलावा कर्क रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरता है, ये भी आपको कमेंट करना है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा से अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक व वार्षिक तापांतर के अनुभव करता है। सही बात है एकदम। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। देखिए क्या लिख रहे हैं कि आप फिर से देखिए, फिर से मैं यहाँ से बताता हूँ। ये रहा अपनी पृथ्वी और मैं कलर चेंज करता हूँ इसको ग्रीन। ये है भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक है। अब मैं आपको करता हूँ ब्लू कलर से ध्यान दीजिएगा। अपना भारत कहाँ पे है, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है ये, हाँ ये ऐसे है, कुछ छोटा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये समझ लीजिए भारत। यानी इधर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, अब मैं तीसरा कलर लेता हूँ येलो कलर। येलो कलर वाला भाग जो आपको दिखा रहा हूँ, इतना भाग प्रायद्वीपीय भारत जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र क्या होता है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में। अपने यूट्यूब चैनल में मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में पहले वाले को कर्क कहते हैं, दूसरे वाले को विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री जिसे कहते हैं, और तीसरे को मकर रेखा कहते हैं। लिख दे रहा हूँ, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, और ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जा रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जा रहा है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या खासियत होती है, इस बात को मैं अगले लेक्चर जब मैं जलवायु के बाद वो पढ़ाऊंगा, वनस्पतियाँ पढ़ाऊंगा, तब मैं चर्चा करूंगा। हिमालय पर्वत की स्थिति के आधार पर हिमालय पर्वत किस प्रकार मानसून को प्रभावित करता है, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे ये हिमालय पर्वत है, ये कैसे प्रभावित कर रहा है भारत के मानसूनी क्षेत्र को, मानसूनी भाग को। देखिएगा, उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तार के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक है। ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है तथा जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र से और पार नहीं हो पाती, तथा मानसून को पर्वतीय भागों से रोककर भारत में वर्षा कराती हैं। यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ, छोटा सा मैप। ये बात बिना मैप के स्पष्ट नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, मुझे मैप बनाने में थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम चाहिएगा, 1 सेकंड का टाइम चाहिए बस आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा आज अच्छा मैप नहीं बन रहा है, कोशिश करते हैं समझने के लिए। बहुत छोटा हो गया,
चलिए मैं ग्रीन कलर से हिमालय बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से हिमालय को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा अपना हिमालय, ये हिमालय है, ठीक है। और मैं फिर से रेड कलर ले रहा हूँ, रेड कलर से आपको बता रहा हूँ। जब देखिए ये हिमालय दो तरीके का काम कर रहा है, ये किताबों में नहीं मिलता है। एक तो चीन की तरफ से आने वाली ठंडी, एकदम ठंडी बर्फीली हवाओं को रोकता है, भारत में एंट्री नहीं होने दे रहा है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठती है, उस मानसून को रोककर इसी भारत में रखता है, ठीक है, इस भारत में रखता है। ये गर्मी का टाइम बता रहे हैं, गर्मी में क्या हो रहा है इसकी बात बता रहे हैं। गर्मी में ये काम करता है कि उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक होता है, तथा उधर चीन से आने वाली हवाओं को रोककर, चीन से जो हवा आ रही है उनको रोककर भारत में बर्फीली हवाओं के प्रवेश को रोकता है। चलिए ये गर्मी की बात थी। अब देखिएगा, अब ठंडी की बात मैं करने चल रहा हूँ। ठंडी में क्या करता है ये हिमालय? ठंडियों में भी वही काम करता है। पहला काम कि चीन की ओर से आने वाली या उत्तरी महाद्वीपों से आने वाली, एशिया महाद्वीप से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को रोकता है, तथा इधर जो पश्चिमी जेट पवनें हैं, पश्चिमी जेट पवनें जो भूमध्य सागर से उठ रही हैं, उनको यहाँ पे दो भागों में बांटता है। एक भाग उत्तर में चली जाती, जो चीन उनमें चली जाती, दूसरा भाग ये जो दक्षिणी भाग होता है ये पश्चिमी जेट पवनों का, उनके थ्रू ठंडियों में वर्षा करने में भी हिमालय सहायक होता है। ये दो तरीके का रोल अपना रहा है। यही बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके शब्द थोड़े अलग हैं। मैंने इसको सरल भाषा में समझा दिया। जल और स्थल का विवरण भी मानसून परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे देखिएगा, भारत, जैसे क्या होगा, जैसे ये रहा है भारत का भाग। अब देखिए यहाँ पे जल है, गर्मियों में जब यहाँ से हवाएं बहेंगी तो ये अपने साथ जल का टुकड़ा लेके, जली भागों को लेके जाएंगी, या यूँ कहो कि वाष्प को लेके जाएंगी। वाष्प को लेके जाएंगी तो स्थल, जितने स्थल पास में रहेगा, पास वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा कराएगी। और ये जितनी स्थल में अंदर जाएगी, उसी के साथ साथ इसमें जलवाष्प और आर्द्रता की मात्रा कम होती चली जाएगी। यानी ऐसा समझिए कि समुद्र से दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, वर्षा की दशाएं उसी हिसाब से घटती जाएंगी। वही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। भारत के दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर और उत्तर की ओर अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है, जिसे हिमालय के नाम से जानते हैं। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इसी विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न ऋतुओं में वायुदाब प्रदेश विकसित होते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। इसी के आधार पे, इसी वायुदाब के आधार पे हम पूरी की पूरी मानसूनी दशाओं को समझेंगे। मैं पूरा का पूरा इसी प्रेशर के आधार पर, इसी वायुदाब के आधार पर मैं पूरा का पूरा मानसून बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा मानसून एक ओपिनियन से बताऊँगा, फिर आप चाहे जैसे समझ सकते हो, लेकिन यही बातें सबने कहा है। मैं समुद्र में भी वायुदाब के हिसाब से आपको मानसून वर्णन करने वाला हूँ, और स्थल पे भी वायुदाब के हिसाब से ही मानसून की वर्णन करूँगा। वायुदाब में विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। आगे क्या लिख रहे हैं भाई, आगे देखते हैं। हाँ, इतना बात बता रहे हैं, जो मैंने बात बताई कि स्थल से जितनी दूरी रहेगा उतनी कम बारिश होगी। समुद्र तट से दूरी, ये मैंने अभी जो चर्चा की है, इसको भी बात आप इन्वॉल्व हो गया। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदान की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं
उदाहरण, आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मानसून भी, तापमान जब परिवर्तन होगा तो मानसून और वायुदाब का मात्रा, वायुदाब कैसे बनेगा? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर अधिक होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब आप एक सवाल हमसे कर सकते हो, PV बराबर RT, PV बराबर RT। आप साइंस के हो मेरी तरह, तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि P इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। बात तो उल्टी मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये PV बराबर RT जो लिखा गया है, आप फिर से किताब उठाइए कक्षा 10 की या 12 की, या संभव हुआ तो मैं आपको साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको एक बंद फ्लास्क के बारे में बताया गया है, यानी बंद डिब्बे के अंदर के तापमान और ये प्रेशर का तुलना किया गया है। लेकिन खुले मैदान में क्या होता है, ये जब तापमान बढ़ेगा, बात ध्यान से समझिएगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। जैसे तापमान बढ़ेगा, वायु के जो अणु हैं, वायु के जो ये अणु दिख रहे हैं आपको, छोटा छोटा मैं बना रहा हूँ, ये वायु के अणु एक दूसरे से दूर होंगे, यानी इनका विस्तार होगा, फैलेंगे तो यानी फैलने से कोई चीज़ क्या होती है, जैसे ये वायु फैल गई तो ये क्या होगी, वजन में हल्की हो जाएगी। अब ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण के कारण हल्की चीज़ ऊपर रहेगी कि भारी चीज़ रहेगी ऊपर? यानी यहाँ पे जितनी गर्म हवाएं हैं ये ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो वहाँ पे जो प्रेशर था, ज़्यादा भार था, ज़्यादा ठंडी हवा, जो ठंडी हवा के कंपेरिजन में जब गर्म हवा हुए तो वो हल्की हो गई। हल्की होने के कारण वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, कम हो गया। वायुमंडलीय दाब कम हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम हो गया। समझ रहे हैं ना। यानी ठंडे प्रदेशों में प्रेशर जो होगा, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। ठंडे प्रदेशों में जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा। और ये लो और हाई प्रेशर ही मेन कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रकार की जलवायु दशाएं समझने के लिए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था जब मैं पहली बार इस चीज़ को समझा कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर का तो मैं यही जानता था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा P इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ये कोई नहीं समझाया, मुझे खुद से समझना पड़ा। उच्चावच वही है, स्थिति के आधार पर आप कर सकते हो। अब मैं बातें करने चल रहा हूँ शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। शीत ऋतु में मौसम की क्या क्रियाविधि होती है, ये व्हाइट बोर्ड पे मैं मैपिंग के साथ पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा होगा। सो पूरा वीडियो देखा करिए और शेयर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। सो आप कमेंट करिए और सबको कहिए कि सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।